देखिए, जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हो चुके हैं तुरंत बाद हिंदुस्तान की बहुत सारे जगह से मेरे पास फ़ोन आने लगे। वजह यह है कि मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से चुनकर दिल्ली आते हैं वो डिस्ट्रिक्ट का नाम है मुर्शिदाबाद, और काफ़ी पिछड़े वर्ग और गरीब डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ से काम काज करने के लिए लाखों की तादाद में लोग हिंदुस्तान की हर कोने में चल जाते हैं। इसलिए हमारा डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद के लोग सारे हिंदुस्तान में फैला हुआ है, और ज़्यादातर लोग कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करते हैं। लॉकडाउन के उपरांत उन सारे लोगों की ज़िंदगी में अफरा तफरी मच गए हैं, क्योंकि वो लोग जो कमाते हैं वो कमाई की पैसा घर भी भेजते हैं। आप ना वो अपने को संभाल सकते ना घर को संभाल सकते। इसी में इसलिए कि मैं वहाँ के नुमाइंदा हूँ, जान पहचान है लोगों से, और काफ़ी लोग फ़ोन करने लगे कि हमें खाना नहीं मिलता, सोने का जगह नहीं मिलता, रहने का जगह नहीं मिलता, किसी हालत में हमें वापस जाने का इंतज़ाम करो। तो मैंने कहते रहते कि भाई, आप जैसा लॉकडाउन में फंसे हुए हैं बाहर, मैं भी लॉकडाउन में भी दिल्ली में फंसे हुए हैं, तो एक साथ ही हम जाएंगे। बाकी जो आप लोगों को असुविधा होते हैं, जो दिक्कतें होते हैं, वो दिक्कतें के बारे में आप बताओ। मैं मेरी तरफ से हर संभव प्रयास करूंगा कि ये दिक्कत को आप सामना कर पाओ। तो जगह जगह हर स्टेट में हमारा बंगाल के और ख़ासकर हमारे डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद के लोग कामकाज में रहते हैं, तो इसलिए हर स्टेट को मदद हमें ज़रूरी है ये लोगों को थोड़ा सहूलियत मुहैया कराने के लिए, जैसे कि खाने की, रहने की। तो इसलिए केरल से लेकर साउथ इंडिया, बेंगलोर, चाहे गोवा तक चले जाइए, इधर मणिपुर, नागालैंड, जिधर भी जाए, हर स्टेट में बंगाल के और हमारा डिस्ट्रिक्ट के गरीब लोग कामकाज के लिए रहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, कहीं स्टेट में चीफ मिनिस्टर को, कहीं कांग्रेस पार्टी के नेता को, कहीं लोकल डीएम को, कहीं कोई ऑफिसर को, कहीं बीजेपी पार्टी के एमपीज़ को, क्योंकि सदन में रहते हुए मेरी कांग्रेस पार्टी की हो और दूसरे पार्टी की हो, सारे एमपीज़ लोगों के साथ जान पहचान तो है, तो सबको सहारा मैं लेता हूँ। मेरा अपना पार्टी का भी सहारा मैं लेता हूँ, और विपक्ष की और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, एमपी है, सबको मैं सहारा मांगता हूँ। क्योंकि ये कोई पार्टी की, इसमें कोई पार्टी की ये मसला नहीं है, ये आम लोगों को बचाने का मसला है। इसलिए सबको मैं मदद मांगता हूँ और सब मुझे मदद भी करते हैं। बीजेपी पार्टी के नेता भी करते हैं, हमारे पार्टी के नेता तो करेगा ही। तो इसलिए सबको ये इस तरीके की मैं मदद करता हूँ। हमारे ऑफिस खुला रखे हैं, हम 5-6 यहाँ बैठे रहते, दिन भर फ़ोन आते रहते, उन लोग कहाँ रहते हैं, क्या तकलीफ़ होते हैं, हम सब नोट करते, और इसके बाद किससे मदद मांगने से ये सही होगा, इसको नाम निकाल के उससे मदद मांगते हैं। हमें गूगल से निकाल के, कहीं अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, कोई ऑफिसर हो, या उसके बाद एमपीज़ हो, एमएलएज़ हो, मैं खुद भी बात करते हैं। हम जब कर्नाटक की बात आई तो हमारे पार्टी नेताओं के साथ भी बात किया, मैंने सर्बानंद गौड़ा जी के साथ बात किया, वो हमारे बीजेपी पार्टी के मंत्री है। तो बीजेपी पार्टी की मंत्री से भी हम मदद मांगते हैं, बीजेपी पार्टी के एमपी से भी मदद मांगते हैं, और हमारे पार्टी के एमपी, एमएलए, कार्यकर्ता सबसे मैं मदद मांगते हैं, बंगाल और हमारे मुर्शिदाबाद की लोगों को मदद करने के लिए। इसके चलते बाहर स्टेट की भी लोग मुझे मदद मांगने लगे कि कहीं किसी ने कह दिया होगा कि मैं दिल्ली में हूँ, उनसे मदद मांगा जाता, तो मुझसे बिहार के लोग भी मदद मांगने लगे। काल जैसे महावीर एनक्लेव में बिहार के कुछ लोग
फ़ोन करके मुझसे मदद मांगा तो मैं तुरंत हमारे बिदुरी साहब है वहाँ के एमपी, उनको मैं सहारा लिया और उनसे कुछ सुविधा मुहैया करा दिया। और हमारे दिल्ली के चौधरी, हमारे पार्टी के जो प्रेसिडेंट है, कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट, उनसे भी मैं मदद मांगता हूँ। इसलिए जहाँ जिनसे साथ मेरा जान पहचान है, और जान पहचान रहे या ना रहे, अधिकारी जो है उनको तो फ़ोन नंबर निकालना आसान होते हैं, तो सबको मदद लेके मैं सारे ये लोग जो लोग दिक्कत का सामना करते हैं, काफ़ी मुश्किलें में पड़े हैं, बहुत सारे दिक्कतें झेलते हैं लोग, इन लोगों को मैं थोड़ा बहुत मेरी तरफ से मदद करने का कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। 1 2 3 4 5 लैंडलाइन, 6 फ़ोन 7 फ़ोन इस्तेमाल होते हैं रोज़ाना, 400 से करीब 500, उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि मेरी एक दिन मैंने थोड़ा आकलन किया, मैं 1.5 घंटे 1 घंटे मेरा मोबाइल ऑफ रखा, और उसके बाद जो मिस्ड कॉल आया उसको मैं गिनती करके देखा, 269 मिस्ड कॉल आ चुके हैं 1 घंटे में। तो इसमें आप पता कर लो कि दिन भर में कितने कॉल आते हैं। शुरुआती तौर पे बहुत ज़्यादा आते थे, अभी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। और 21 तारीख को तो पहले बहुत सारे मतलब 14 तारीख को तो पहले बहुत सारे कम होने लगे थे, क्योंकि सब लोग को ये एक मैसेज हो गए थे कि अभी घर जाने वाला है। लेकिन फिर जब 14 तारीख से लॉकडाउन और आगे खींचा तो बस बहुत सारे मतलब फ़ोन की बार आने लगे हैं। सब मांग रहे हैं कि हमें किसी हालत में घर पहुंचा दो। कोई बेचारा रोते हैं, क्या करें, बहुत दुख होते हैं। काफ़ी इन लोगों को तकलीफ भी होते हैं, क्योंकि खाने पीने की जो सुविधा मनमाफिक नहीं होते, रहने का भी मुश्किल होते हैं। अभी धीरे धीरे बाहर में टेम्परेचर भी बढ़ने लगे हैं, तो ये सारे दिक्कतें इन लोग झेलते हैं। ये देखकर मैं भी बड़ा हैरान हो जाता है। मैं कभी कभी प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखते हैं कि जो पीडीएस सिस्टम वो आप ठीक से चालू कीजिए। आप सरकार की तरफ से घोषणा तो होते हैं, लेकिन आम लोगों को सारे सुविधा मुहैया नहीं होते हैं। मैं ये भी प्रधानमंत्री जी को दरख्वास्त किए थे कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो उसके पहले ही माइग्रेंट जो लेबर है, माइग्रेंट जो वर्कर है, इन्हीं लोगों को ले जाने की एक स्ट्रैटेजी आप बना लीजिए। जोन टू जोन, पॉइंट टू पॉइंट, डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन, ये एक स्ट्रैटेजी बना लीजिए। क्योंकि हमारे जो माइग्रेंट लेबर है, ये घर जाने के लिए बड़े ही लोग चंचल हो चुके हैं। किसी हालत में ये वापस घर जाना चाहते हैं, क्योंकि अपने तो मुश्किल है ही है, घर वाले के भी मुश्किल होते हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों की रोजगार के पैसा से वो घर वालों को पालते हैं। तो इसलिए बाहर जो माइग्रेंट लेबर, इनकी हालत को देखते हुए मैं खुद बड़ा बेचैन हूँ। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को कई पत्र लिखे हैं, और मैं प्रधानमंत्री जी को और एक भी बात मैंने रखा था और बोलने का कोशिश कर रहे हैं कि जो आम लोगों की जो राहत की जो पैकेज, वो तो देना ही चाहिए। रोटी रोजी को तो अभी हालत जब बिगड़ जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी तरह बढ़ेगी। और जो आप कहते हैं सरकार की, हम सबको ये सलाह देते हैं कि जिनके पास जो नौकरी करते हैं वो नौकरी से किसी को निकाला ना जाए और सबको तनख्वाह दिया जाए। लेकिन वो छोटे मोटे जो एमएसएमई के जो छोटे छोटे उद्योगपति है, मैंने प्रधानमंत्री जी को खुद कहा कि ये जो रियल कॉस्ट होते हैं उनको, छोटे मोटे धंधा की ये रियल कॉस्ट अगर आप ना दोगे तो ये एम्प्लॉयमेंट वो बचाएगा कैसे। तो इसलिए राशि काफ़ी मुहैया कराना जरूरी है। और एक चीज़ भी मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, आज हम लोग कोरोना के बारे में बहुत सारे बात करते हैं, लेकिन दूर दराज गांव में जहां ज़्यादातर हेल्थ फैसिलिटी मुहैया कराते हैं क्वाक डॉक्टर, जिनको हम कहते हैं कि इनफॉर्मल सर्विस प्रोवाइडर। ये जो दूर दराज गांव में, छोटे छोटे कस्बे में जो डॉक्टर रहते हैं, लोग जब किसी चीज़ में दिक्कत होते हैं, चाहे वो सेहत की कोई दिक्कत होते हैं, तो तुरंत तो पहले जाते हैं वो क्वाक डॉक्टर के पास, जिनको हम कहते हैं कि इनफॉर्मल सर्विस प्रोवाइडर। तो ये क्वाक डॉक्टर, उनको तो इस बारे में ज़्यादातर पता नहीं, उनको भी तो पीपीई नहीं है, उनको भी तो मेडिकल मार्क्स नहीं है, उनको भी तो इस तरीके की जो
गार्ड्स होना चाहिए, मेडिकल गार्ड्स वो तो नहीं है उन लोगों को, जो मेडिकल गियर्स होना चाहिए वो तो गियर्स उन लोगों के पास नहीं है। तो मान लीजिए आज हम शहर में बड़ा बड़ा हॉस्पिटल के बारे में जब देखते हैं तो यहाँ भी सारे चीज़ों की कमी है, PPE से लेकर वेंटिलेशन से लेकर सब कुछ, सब सारे चीज़ की कमियां नज़र आते हैं। लेकिन मुझे और एक चिंता हो रहा है कि दूर दराज गाँव में जहाँ छोटे छोटे गाँव के अंदर डॉक्टर बैठे रहते और मरीज तुरंत उनके पास ही जाते पहले ही, तो उन्हीं लोगों को सेफगार्ड के लिए सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल गांव में भी ये जब फैलते रहेगा तो ये एक बड़ा दिक्कत हमारे सामने आएगा। तो इस तरीके की मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा लगता है कि आम लोग के लिए अगर जरा सा भी कुछ मदद मेरी तरफ से हो तो मुझे इसमें बड़ा खुशी होगी, अच्छा लगेगा, बस यही। देखिए क्या करेगा, कौन क्या करेगा। बंगाल की सरकार के पास माइग्रेंट लेबर कहाँ है, कोई इनका हिसाब मतलब इनका कोई लिस्ट है? बंगाल सरकार की पास कोई डाटा है? पहले तो डाटा रहना चाहिए, मैं किसी को मदद करे पहले तो मेरे को डाटा रहना चाहिए कि भाई हाँ बॉम्बे में इतने बंगाल की माइग्रेंट लेबर है, केरल में इतने, किसी को कोई पता नहीं। बंगाल में काम काज नहीं है, रोटी रोजी के लिए सुबह छोड़ के लोग रवाना हो चुके हैं, कहीं दिल्ली, कहीं बॉम्बे, तो कहीं केरल, कहीं तमिलनाडु, बेंगलोर वगैरह वगैरह, सारे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं। तो इसका कोई डाटा बंगाल की सरकार की पक्ष तो बंगाल की सरकार की हाथ में है कि ये डाटा लेकर वो मदद करेंगे? इसलिए बंगाल की सरकार कोई जानकारी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल जानकारी नहीं है कि कहाँ कहाँ बंगाल के ये जो मजदूर है, जो कामगार है, कहाँ फंसे हैं। बंगाल की सरकार को इस विषय पे कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई डेटा है ही नहीं। तो इसलिए कौन कैसे किसको मदद करेगा? खुद बंगाल के आम लोगों को संभालने ना सकते हुए लोग तो बाहर बंगाली लोगों को कैसे संभालेगा? सिर्फ बंगाली नहीं, बंगाली, बिहारी, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, हमारे ईस्टर्न इंडिया की काफ़ी लोग बाहर काम करने के लिए चले आते हैं। तो ईस्टर्न इंडिया के लिए लाखों की तादाद के लोग बाहर है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बड़े मजदूर की हैसियत से काम करते हैं ज़्यादा। कोई ऐसा नहीं कि कोई डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर ज़्यादा है, ऐसा नहीं। ज़्यादा तो हमारे माइग्रेंट वर्कर होते हैं ये ईस्टर्न इंडिया की। इस विषय पे सरकार को अलग से ध्यान देना चाहिए। कम से कम इन लोगों को वापस ही करना चाहिए। इन लोग घर जाने के लिए बेचैन हो चुके हैं, कम से कम इन लोगों को घर जाने का इंतजाम जरूर करना चाहिए। उसके बाद फिर वो आएगा, जरूर आएगा, लेकिन अभी किसी वजह से, किसी कारण से इनको रोका ना जाए, ये मेरा सलाह सरकार से जरूर रहेगा।